आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री और परचेज के मॉड्यूल पे। तो इन्वेंट्री और परचेज का जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल बेसिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं और बिल्कुल सेम जो आपका परचेज मॉड्यूल है ये आपके फाइनेंस के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो मीन्स आपकी जो भी परचेजिंग होती है, वेंडर्स के जो भी बिल होती है, जो भी आपके जेआर एंड के बिहाफ पे आपकी बिलिंग होती है, वो तमाम एजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें फाइनेंस, परचेज और आपकी इन्वेंट्री जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री का जो स्टॉक मैनेजमेंट है वो आपकी फर्दर डिपार्टमेंट्स लाइक आपकी आईपीडी या रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी वगैरह और फार्मेसी वगैरह के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी। तो अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास परचेज के मॉड्यूल में सबसे पहले जो है परचेज ऑर्डर का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा इसमें आप देखें, अगर बहुत ही इनिशियल, अब अगर आपके पास बहुत ही बड़ा सेटअप है जिसमें आपके पास परचेज डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आप इसे मज़ीद जो है सेग्रीगेट करते हुए, डिफ्रेंशिएट करते हुए या बहुत ही आसान करते हुए आप उसे रिपोजिशंस पे जाते हैं, फिर उसके बाद इंडेंट्स पे जाते हैं और फिर जाके आप परचेज ऑर्डर पे जाते हैं जिसमें आपका फाइनल परचेज ऑर्डर बनता है या फिर अप्रूवल होती है। ठीक है, मींस एंड डिपार्टमेंट टू मेन डिपार्टमेंट। लेकिन अगर नॉर्मली जिस तरह से हॉस्पिटल्स की वर्किंग होती है, तो उसमें हम डायरेक्टली जो है परचेज ऑर्डर के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने परचेज ऑर्डर बनाने के लिए ये परचेज ऑर्डर के स्क्रीन को यूज़ करते हुए आपने क्या करना होता है कि सप्लायर सेलेक्ट करना है। सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी पेमेंट टर्म्स सेलेक्ट करनी है। पेमेंट टर्म्स सिस्टम में डिफाइन की जा सकती हैं जनरल के ऑप्शन से। ठीक है जी। इसके बाद आपने अपनी लोकेशन कोड सेलेक्ट करना है। लोकेशन कोड बेसिकली आपकी इन्वेंट्री की वो लोकेशन होती है आपके हॉस्पिटल की जिसके लिए आप अपनी परचेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, या जिसके लिए आपको स्टॉक की नीड है। मीन्स कि आपकी ओटीबी हो सकती है, आपका मेन स्टोर हो सकता है, आपकी फार्मेसी हो सकती है, आपका कोई वार्ड हो सकता है, आपका कोई एडमिन डिपार्टमेंट हो सकता है और परचेजिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, मेडिसिन की भी हो सकती है और फर्दर किसी चीज़ की भी हो सकती है। ठीक है जी। तो इसके बाद आपके पास क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन है। अगर आप सप्लायर के लिखना चाहें, इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस कुछ फिक्स भी की जा सकती हैं। रिमार्क्स का ऑप्शन है। इसके अलावा ड्यू डेट का ऑप्शन है। ड्यू डेट लिखने के बाद आप यहाँ पर आइटम्स बता देंगे, आपने कौन सा आइटम जो है वो ऑर्डर करना है। ठीक है जी। इस तरह से मल्टीपल आप आइटम्स जो है मेंटेन कर सकते हैं। सामने आपके पास कॉस्ट सेंटर्स, परचेज ऑर्डर, बोनस क्वांटिटी, रेट्स और डिस्काउंट्स वगैरह के साथ जो भी आपके टैक्सेस वगैरह होते हैं उनकी फील्ड्स मौजूद हैं और इनके बिहाफ पे आपकी जो भी टोटल अमाउंट होती है वो कैलकुलेट होती रहती है। साथ ही आपके पास फ्रेट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस और अदर चार्जेस का ऑप्शन भी मौजूद हैं। ठीक है, पीओ दो टाइप के भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। डायरेक्ट पीओ मीन्स के जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप डायरेक्टली पीओ बनाते हैं। इंडेंट के बिहाफ पे अगर आप करते हैं तो जो भी इंडेंट्स होते हैं आप इंडेंट के बिहाफ पे यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं, तो आपको पीओ में एंट्री नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी। तो एक मैं आपको पीओ दिखा देता हूँ। बेसिकली आपके पास ये पीओ नंबर है, आपने इसको सिलेक्ट किया और मतलब आप क्रिएशन के बाद उसको सेंड टू अप्रूवल करते हैं। अगर आपने अप्रूवल मैकेनिज्म ऑन किया हुआ है, आपने बताया हुआ है कि किस यूज़र ने पीओ अप्रूव करने हैं, कितने लेवल्स पे अप्रूव करने हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको जनरल की डेमो में भी दिखाया था कि आपके अप्रूवल अथॉरिटीज़ यहाँ पे इस फॉर्म से डिफाइन की जाती हैं। ठीक है जी। और इसके बाद अगर मैं इसका प्रिंट आउट की बात करूँ तो कुछ इस तरह से प्रिंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये पीओ जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये अनअप्रूव्ड है, तो इसीलिए ये अनअप्रूव्ड लिखा हुआ आ रहा है। इस पे जो भी आपके आइटम्स होते हैं वो इस तरह से स्क्रीन में क्रिएट होता रहता है और उन आइटम्स की जो टोटल कैलकुलेशन होती हैं वो यहाँ पे नज़र आती हैं आपको। ठीक है। अच्छा, सप्लायर वगैरह की जो भी डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती हैं। अगर अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव बाय में सामने ये चीज़ प्रिंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि आपके पास जो परचेज ऑर्डर होता है वो तब तक एडिट किया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है जब तक वो अप्रूव ना हो। वन टाइम अगर आपका जो परचेज ऑर्डर है वो अप्रूव हो गया है तो उसके बाद ना तो ये डिलीट होगा और ना ही एडिट हो पाएगा। ठीक है जी। परचेज ऑर्डर बनाने के बाद इसको सेंड टू अप्रूवल किया जाता है। अप्रूवल के लिए ये हम एक फॉर्म यूज़ करते हैं जिसे परचेज ऑर्डर अप्रूवल का फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म से आप क्या कर सकते हैं कि
अपनी तमाम जो भी अप्रूवल के लिए आए हुए होते हैं परचेज ऑर्डर, उनको सेलेक्ट करके डायरेक्टली अप्रूव कर सकते हैं, या अगर उनकी डिटेल्स देखना चाहें तो व्यू करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास वो आइटम अगर किसी भी लोकेशन पे मौजूद है तो उसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको नज़र आ जाता है कि किस लोकेशन पे ये कितना स्टॉक मौजूद है और आप न्यू कितना मंगवा रहे हैं। ठीक है, रिवर्स करना चाहें तो यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अप्रूवल मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है कि अगर आपके पास 2 लेवल हैं, 3 लेवल हैं, तो अगर फर्स्ट वाले ने अप्रूव कर दिया, तो अगर सेकंड वाला उसे रिवर्स करना चाहता है, रिवर्स करने पर वो फर्स्ट वाले के पास आएगा, फिर फर्स्ट वाला उसको रिवर्स करेगा तो वापस जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से ये काम करती है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद है परचेज ऑर्डर के अलावा परचेज ऑर्डर क्वांटिटी एडजस्टमेंट का। अगर आपके पास परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी एडजस्ट करना चाहते हैं अप्रूवल के बाद, तो आप इस फॉर्म से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क ऑर्डर का ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप कोई छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम करवाना चाहते हैं तो आप वर्क ऑर्डर भी बना सकते हैं, और वर्क ऑर्डर की अप्रूवल भी बिल्कुल परचेज ऑर्डर की तरह सेम ही काम करती है। ठीक है जी, ये कुछ वर्क ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से कुछ सैंपल्स होते हैं कि आपने कोई कोटेशन दी और कोटेशन के बिहाफ पे आपकी जो भी कैलकुलेशन थी किस डिपार्टमेंट के लिए करवा रहे हैं, और इस तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जॉब की क्या रेट थे और जॉब का आपने एडवांस कितना दिया और इस तरह की चीज़ें। नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जनरल में एक और चीज़ दिखा, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट, सब कॉस्ट सेंटर, ये सारी चीज़ें आप जनरल के अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं। पेमेंट टर्म्स, यूनिट्स, कंट्री, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है यूनिट्स का और जेनेरिक का, ये ठीक है। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा डाटा आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जो बेसिक डाटा होता है। तो वापस जब आपके पास आते हैं हम इन्वेंट्री में, जब आप वन टाइम परचेज ऑर्डर बना लेते हैं, परचेज ऑर्डर की अप्रूवल हो जाती है, तो आप उसे सेंड करते हैं अपने सप्लायर को। सप्लायर आपका उसका क्या करता है, जब सप्लाई भेजता है तो आप जीआरएन बनाते हैं। ठीक है जी। तो अब इन्वेंट्री की तरफ आते हैं। इन्वेंट्री में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इन्वेंट्री स्टार्ट होता है तो रेफरेंसेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो रेफरेंसेस में हमारे पास सबसे पहले लोकेशंस का ऑप्शन है। लोकेशंस में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो भी हॉस्पिटल के अंदर लोकेशंस हैं जिनके ऊपर आपने स्टॉक मेंटेन करना है, आपकी फार्मेसी है, ओटी फार्मेसी है, इसके अलावा आपके रिसेप्शन हो सकते हैं, आपके वार्ड्स हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास जनरल स्टोर हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, कोई भी लोकेशन हो सकती है। ठीक है, आपके हॉस्पिटल की कोई भी लोकेशन और उस लोकेशन पे कोई भी आइटम या स्टॉक आप मैनेज कर सकते हैं। वो आइटम या स्टॉक आपकी कोई मशीन भी हो सकती है, वो आइटम या स्टॉक आपकी मेडिसिन भी हो सकती हैं, आपकी स्टेशनरी भी हो सकती है किसी भी टाइम की। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल्ड तरीके से इन्वेंट्री काम करती है, और इसमें मल्टी लोकेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप इसमें जितनी लोकेशन चाहें क्रिएट कर सकते हैं। आप उसमें फार्मेसी बना सकते हैं, आईपीडी की फार्मेसी बना सकते हैं, मेन स्टोर बना सकते हैं। इसी तरह से आप अगर रिसेप्शन बनाना चाहें, वार्ड बनाना चाहें, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या ओटी, रेडियोलॉजी लेबोरेटरी, हर तरह की आप इसमें लोकेशंस क्रिएट करके उनकी उसकी हर लोकेशन के ऊपर उसका स्टॉक जो है आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन आता है सप्लायर कैटेगरी का। सप्लायर कैटेगरीज में आप डिफाइन करते हैं कि आप कितनी टाइप के सप्लायर्स के साथ काम करते हैं। नॉर्मली लोकल, इंपोर्टेड और मल्टीनेशनल का कॉन्सेप्ट होता है, या फिर आप इसे कैटेगरी वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मेडिसिन सप्लायर या सर्जिकल सप्लायर्स, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिर सप्लायर का फॉर्म यूज होता है, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि आपके पास टोटल सप्लायर कौन कौन से हैं, किस कैटेगरी के हैं। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सप्लायर का नाम लिखते हैं। सप्लायर के नाम लिखने के बाद आपका जो कॉन्टैक्ट पर्सन होता है सप्लायर का, जो आपके साथ डील कर रहा होता है, आप उसकी डिटेल्स देते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, फैक्स, ईमेल वगैरह, और साथ ही आपके पास यहाँ पे क्रेडिट डेज का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आप वो क्रेडिट डेज होते हैं जिसके बिहाफ पे आपकी एजिंग की रिपोर्ट रन होती है। ठीक है जी। और फर्दर कुछ सप्लायर से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। सप्लायर के दो टाइप के आप फाइनेंस के साथ अकाउंट्स मैप कर सकते हैं, जो भी इंटीग्रेशन के लिए यूज होते हैं। बिलिंग, जो भी आपकी परचेज की बिलिंग होती है उसकी इंटीग्रेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो एक लायबिलिटी अकाउंट और एडवांस अकाउंट। अगर आप सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, खैर ये ऑप्शनल चीजें एडवांस अकाउंट की, लेकिन अगर आपके पास कभी कोई सप्लायर ब्लैक लिस्ट हो जाए तो आप उसे ब्लैक लिस्ट मार्क कर सकते हैं। अगर इनएक्टिव करना चाहते हैं तो इनएक्टिव कर सकते हैं, और जो भी आपकी बिलिंग होगी वो इस अकाउंट पे आप, यहाँ पे आपके फाइनेंस के तमाम अकाउंट सारे होते हैं। इस सप्लायर का जो भी अकाउंट हो आप उसके साथ मैप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मैन्युफैक्चर का ऑप्शन मौजूद होता है। मैन्युफैक्चर के ऑप्शन से आप अपने
तमाम मैन्युफैक्चरर्स क्रिएट कर सकते हैं जिनकी जो प्रोडक्शन है या प्रोड्यूस्ड आइटम्स जो हैं वो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे होते हैं? जब हम आइटम क्रिएट कर रहे होते हैं, आइटम की स्पेसिफिकेशंस देने के लिए या फिर उसकी रिपोर्टिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूज़र वाइज़ आइटम कैटेगरी का। तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करने वाली हैं कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो 2 तरह से कंट्रोल की जाती है, एक लोकेशन वाइज़ और दूसरी कैटेगरी वाइज़। मीन्स कि हर डिपार्टमेंट का जो यूज़र जिस डिपार्टमेंट से मैप होता है, जिस लोकेशन से मैप होता है, वो उस लोकेशन का स्टॉक मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसकी परचेजिंग कर सकता है, उसकी इश्यूएंस कर सकता है, उसकी कंजम्पशन डाल सकता है और साथ ही आप उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी आइटम्स की कैटेगरीज हैं लाइक मेडिसिन होती हैं, सर्जिकल होती हैं, स्टेशनरी, प्लम्बिंग, जनरली मल्टीपल टाइप की बहुत सारी इसमें कैटेगरीज होती हैं और बहुत ज़्यादा अगर इसमें आप न्यू कैटेगरीज क्रिएट करना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यूजर सेलेक्ट करते हैं और उसको मैप कर देते हैं वो जिस टाइप की कैटेगरी के साथ मैप करता है। तो ये 2 तरह के एक्सेस कंट्रोल होते हैं, एक यूजर वाइज आइटम कैटेगरी और एक यूजर वाइज लोकेशन का जो फॉर्म होता है उससे आप यूजर वाइज लोकेशन से कंट्रोल करते हैं अपने यूजर्स को कि वो इन्वेंट्री के अंदर किस लोकेशन पे काम कर सकते हैं या किस लोकेशन का स्टॉक देख सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है आइटम्स का। आइटम्स का ये जो फॉर्म है ये एक मेन फॉर्म है जिसके आप देखें आपने एक यूजर को मैप किया है आइटम कैटेगरी के साथ और जिस कैटेगरी के साथ वो यूजर मैप होगा इस फॉर्म पर उसको वही कैटेगरी शो होंगी। मीन्स के कंट्रोल रहेगा कि ये यूजर सिर्फ अगर मेडिसिन के साथ मैप है तो मेडिसिन की ही कैटेगरीज उसको शो होंगी और उसके अलावा किसी आइटम के अंदर वो कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो आइटम्स क्रिएट किए जाते हैं आइटम्स मास्टर में वो पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट से क्रिएट किए जाते हैं। आप इसमें आइटम्स इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, टैबलेट, मेडिसिन, कैप्सूल्स या फिर आप ओवरऑल मेडिसिन क्रिएट करना चाहिए या मेडिसिन क्रिएट करने के बाद उनके कैटेगरी मजीद पेरेंट आइटम में डिवाइड कर लें, ठीक है। तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक आइटम सेलेक्ट करके दिखा सकता हूँ, जैसा कि आपके पास ये आइटम है, ठीक है। तो आपने इसका आइटम कोड क्रिएट किया, इसे मेडिसिन की पेरेंट आइटम में रखा और साथ ही आपने उसकी जो भी आइटम नेम था वो रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी डिटेल पे क्लिक किया। अगर उसका बैच अलाउ करना चाहते हैं आप अलाउ कर सकते हैं। अगर उसकी एक्सपायरी मैटर करती है तो इस अलाउ बैच नंबर की ऑप्शन से वो कंट्रोल होती है। अगर आप ये एक्सपायरी मैटर करती है तो अलाउ करें और अगर आप कहते हैं कि एक्सपायरी मेंटेन नहीं करनी तो आप इसे ऑफ रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल बैच जो है मेंटेन करने का ऑप्शन मौजूद होता है। साथ ही आपके पास आइटम स्पेसिफिकेशन हैं, ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। साथ ही आपने इसका यूनिट डिफाइन करना है कि आप इसे ईच में अदद में क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। अदद के अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे फ्लूइड में या टैबलेट में या सिरप में या जैसे स्ट्रिप्स होती हैं या बॉक्स होते हैं। लेकिन हमारी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ये सबसे लीस्ट यूनिट पे काम करता है तो हम खुद ही सजेस्ट करते हैं कि आप इसे ईच पे यूज करें, ठीक है। तो आगे आपके पास इसकी ओरिजिन कंट्री वगैरह डिफाइन करने का ऑप्शन है। इसके साथ ही आप इसका जेनरिक वगैरह इसके साथ मैप कर सकते हैं, ठीक है। साथ आप अगर इस एडिशनल परसेंटेज देना चाहते हैं जीआरएन में तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज है तो मल्टीपल टाइप के इस तरह के जो चेक्स हैं जो परचेज के लिए यूज किए जा रहे होते हैं। साथ ही आपके पास करंट परचेज प्राइस लिखने का ऑप्शन है इसमें और करंट रिटेल प्राइस जो कि बॉक्स पे दी जा रही होती है और यहाँ पर आपके पास करंट सेल रेट का ऑप्शन है जो कि फार्मेसी में आप सेल कर रहे होते हैं जिस रेट पे। उसके अलावा अगर जो आपका आइटम है लोकल है या मल्टीनेशनल है वो डिटेल बता सकते हैं। पेटेंट है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा जी, आप फॉर मेडिसिन रिक्विजिशन पे तब चेक लगाते हैं कि आपका अगर कोई मेडिसिन है तो आप उस पर फॉर मेडिसिन रिक्विजिशन पे चेक लगाएंगे। अगर जो आपने ऊपर आइटम क्रिएट किया है वो मेडिसिन नहीं है तो मीन्स के वो वार्ड में रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती या ईआर में रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती। जब पेशेंट आपका आईपीडी में लेटा होता है तो डॉक्टर उसको जो मेडिसिन दे रहे होते हैं फार्मेसी से मंगवा के, ये उस चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है। तो आपने अगर मेडिसिन की रिक्विजिशंस पे चेक लगाना है तो मीन्स कि वो मेडिसिन है और वार्ड में मंगवाई जा सकती है। अगर अदर देन मेडिसिन कोई आइटम आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो ये चेक नहीं यूज करते, ठीक है। साथ ही आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर कैश सेल का। अगर आप इस आइटम को फार्मेसी में सेल करना चाहते हैं तो फॉर कैश सेल पे चेक लगाते हैं, वरना ये फार्मेसी में सेल नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर अलाउ डिस्काउंटिंग का ऑप्शन है जिसकी बेस पे आप ये कंट्रोल करते हैं कि ये इस आइटम पे फार्मेसी में डिस्काउंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नीचे आपके पास मैन्युफैक्चर और सप्लायर बताने का ऑप्शन है जो जैसा कि
आपने पहले मास्टर सेट रेफरेंस सेटअप्स में क्रिएट किए हैं, वो सारे यहाँ पे सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स शो होते हैं। ठीक है जी, इस तरह से सेव करने पे आइटम आपका क्रिएट हो जाता है और साथ ही बारकोड भी जनरेट हो जाता है। आइटम्स क्रिएट करने के बाद आप इनकी क्या करते हैं, अप्रूवल ऑफ आइटम करते हैं, ताकि जो भी आप न्यू आइटम आपने क्रिएट किए हैं वो तमाम आइटम्स अप्रूवल के लिए इस फॉर्म पे आते हैं। उसको अप्रूव करेंगे तो वो मजीद आगे इन्वेंट्री में फर्दर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज हो सकेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, आपके पास मास्टर सेटअप में एक ऑप्शन होता है लोकेशन शेल्फ पार लेवल का, जिसमें आप अपने पार लेवल डिफाइन कर देते हैं ताकि आपकी रीऑर्डरिंग की रिपोर्ट जनरेट हो सके। आप बताते हैं जी आप किस लोकेशन का जो है पार लेवल डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे मैंने मेडिसिन की कैटेगरी सेलेक्ट की और फार्मेसी सेलेक्ट की, तो फार्मेसी के अंदर मेरे पास जो भी आइटम्स हैं मैंने उनके पार लेवल डिफाइन कर लिए कि मेरा कौन सा आइटम किस शेल्फ पे रखा हुआ है फार्मेसी में, उसका स्टॉक पार लेवल क्या है, उसका पैनिक लेवल क्या है, रीऑर्डर कितना होना चाहिए, डेड डेज हैं तो बता सकता हूँ, अगर क्रिटिकल है तो भी बता सकता हूँ। इसके अलावा सेव करते हैं तो आपका लोकेशन शेल्फ पर लेवल डिफाइन हो जाता है और इसके बिहाफ पर आपकी जो रीऑर्डरिंग की रिपोर्ट है, क्रिटिकल आइटम्स की रिपोर्ट है, लिस्ट ऑफ एक्सपायरी है, मल्टीपल जो रिपोर्ट होती हैं वो जनरेट होती हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास जीआरएन का ऑप्शन है। गुड रिसीट नोट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक आपके पास गुड रिसीट नोट है और दूसरा डायरेक्ट गुड रिसीट नोट है। जो आपके पास गुड रिसीट नोट होता है ये आपका परचेज के साथ लिंक्ड होता है। आपके जो भी परचेज ऑर्डर होते हैं, परचेज ऑर्डर के बिहाफ पर जो भी आपके पास सप्लाई होती है, तो यहाँ से आप अपने परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं और नीचे आप उनके परचेज ऑर्डर के बिहाफ पर आप अपनी जीआरएन को बना लेते हैं और इस जीआरएन की फिर आगे फर्दर बिलिंग होती है। ठीक है जी, ये एक जीआरएन का प्रिंट आउट मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये जीआरएन का प्रिंट आउट ओपन होता है और इसके अलावा ये एक जीआरएन की स्क्रीन है जो कि परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करने पर उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आप इसकी क्वांटिटी रिसीव करते हैं जो सप्लायर ने आपको दी होती है। बोनस क्वांटिटी एंटर करने का ऑप्शन है यहाँ पे और अगर बैच अलाउ किया तो उसकी एक्सपायरी और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपने 10 ऑर्डर किए तो सप्लायर ने अगर आपको 5 किए हैं तो 5 आप रिसीव कर सकते हैं और मल्टीपल जीआरएन एक परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन है डायरेक्ट गुड रिसीट नोट का। ये डायरेक्ट गुड रिसीट नोट जो है ये विदाउट परचेज ऑर्डर काम करता है। मींस कि अगर आपने लोकल परचेजिंग की है, आप खुद चले गए, आपने अपने किसी ऑफिस के बंदे से सप्लाई मंगवा ली और बिल की आपने एंट्री करनी है तो आप डायरेक्ट गुड रिसीट नोट यहाँ से क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप बताते हैं कि जी किस सप्लायर से लिया और आप यहाँ पर बताते हैं कि किस लोकेशन पे आपने इसका स्टॉक एंटर करना है, किस लोकेशन के लिए आप ये जीआरएन बना रहे हैं। इस तरह से आपके पास जीआरएन शो होगी। ठीक है, अब तमाम टाइप के जीआरएन बनाने के बाद आपके पास जो आखिरी ऑप्शन होता है वो होता है इंस्पेक्शन ऑफ आइटम का ऑप्शन, जिसके बिहाफ पर आप अपनी जीआरएन क्रिएट करते हैं तो जीआरएन के बिहाफ पे आपका स्टॉक जो है वो आपकी लोकेशन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास रिक्विजिशन एंड इशुएंस का ऑप्शन है, जिसमें आप ये कंट्रोल करते हैं कि अगर आपकी जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स की रिक्विजिशन होती हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसमें फ्रॉम लोकेशन और टू लोकेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने जैसे फार्मेसी में बैठा हुआ यूजर मेन स्टोर की लोकेशन से कुछ मंगवाना चाह रहा है तो वो ना यहाँ पे आइटम बताता जाएगा और सामने उनकी क्वांटिटी बताएगा कितने आइटम की क्वांटिटी उसको नीडेड है। ठीक है जी, इसी तरह से ये अप्रूवल के साथ भी चलता है और विदाउट अप्रूवल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद जब आप इसको सेंड कर देते हैं अप्रूवल के बाद या विदाउट अप्रूवल जैसे आप यूज करना चाहें, तो इसके बाद आप इसकी इशुएंस कर रहे होते हैं। इशुएंस में आप ये करते हैं कि आप अपना रिक्वेजिशन नंबर सेलेक्ट करते हैं। रिक्वेजिशन नंबर के बिहाफ पर यहाँ पर लोकेशन डिफाइन हो जाती हैं, किस लोकेशन ने रिक्वेस्ट की है, किस लोकेशन से की है, और यहाँ पर अगर आप जितना इशू करना चाहते हैं उसका बैच नंबर सेलेक्ट करके जितनी क्वांटिटी इशू करना चाहते हैं कर दें। ठीक है, इसके बाद आपने जिसकी इशुएंस की है वो उसकी रिसीविंग बनाएगा। स्टॉक रिसीविंग अगेंस्ट इशुएंस का ऑप्शन है और इसके साथ ही आपके पास अगर आपने कुछ कम क्वांटिटी इशू की है तो जो फर्दर पेंडिंग रिक्विजिशन है उसका स्टॉक एडजस्ट किया जा सकता है। पेंडिंग जो रिक्विजिशन होती हैं उसमें जो भी अगर आप स्टॉक एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें आपके पास पता होता है कि रिक्वायर्ड कितनी थी, इशू कितनी की गई, बैलेंस कितनी है, तो आप इनको अगर जीरो करना चाहते हैं तो एडजस्ट करके जीरो कर सकते हैं। ठीक है,
और आगे बढ़ेंगे, हमारे पास रिटर्न का भी ऑप्शन मौजूद है। अगर रिटर्न ऑफ आइटम करना चाहते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तो उसके अगेंस्ट रिटर्न भी बन जाता है और उसकी रिसीविंग भी बन जाती है। साथ ही आपके पास एक गेट पास का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप दोनों टाइप के गेट पास बना सकते हैं, रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल, और इससे आपका स्टॉक जो है वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है इंटरनल कंजम्पशन का। ये एक जनरलाइज कंजम्पशन का फॉर्म है। वैसे तो रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी में ये कंजम्पशन का फॉर्म जो है पेशेंट वाइज आप इसे यूज कर सकते हैं, और आईपीडी में उसकी बिलिंग में इसके इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। तो अदरवाइज अगर आप कोई जनरलाइज कंजम्पशन करना चाह रहे हैं, मीन्स कि आपकी जो लोकल कंजम्पशन होती है एक डिपार्टमेंट में इशुएंस की गई और उसकी अगर कंजम्पशन एंटर करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म से आप इसकी कंजम्पशन बना सकते हैं। ठीक है जी, अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें, उसके बाद आइटम सेलेक्ट करें, जितना कंज्यूम किया वो लिख के आप उसको सेव कर दें, कंज्यूम हो जाएगा। साथ ही इन्वेंट्री में आपके पास एक ऑप्शन होता है फिजिकल स्टॉक टेकिंग का। फिजिकल स्टॉक टेकिंग का ऑप्शन आपके पास आपके स्टॉक ओपनिंग के लिए यूज किया जा रहा होता है। आप यहाँ से अपना जो लोकेशन, अपनी स्टॉक लोकेशन है, आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बता देंगे किस आइटम की क्वांटिटी को आप इतना इंटर करना चाहते हैं। आप उसकी एक्सपायरी अगर अलाउ की हुई है तो अलाउ करके बता देते हैं। आप काउंट करते हैं कि हमारे पास फिजिकली ये 300 आइटम पड़े हुए हैं या 3000 आइटम पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे लिखते हैं और सेव करते हैं, तो आपकी फिजिकल स्टॉक टेकिंग बन जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल आइटम्स हैं, आप उनकी एडजस्ट जो फिजिकल स्टॉक टेकिंग है वो करना चाहते हैं, आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड एक्सेल का बटन प्रेस करेंगे, इससे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि किस कैटेगरी के आइटम की लिस्ट डाउनलोड करनी है। लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक एक्सेल की शीट डाउनलोड होती है जिसमें तमाम आइटम्स होते हैं। आप उसमें अपने आइटम्स को काउंट करके फिल करके दोबारा यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद अपलोड करने पर आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन नजर आती है, ठीक है, जिसमें आपने अपनी फिजिकल स्टॉक टेकिंग एंटर कर ली। सेव करने पर ये फिजिकल स्टॉक टेकिंग क्या हो जाती है, पेंडिंग चली जाती है। पेंडिंग के बाद आप इसका एक बनाते हैं शॉर्ट एक्सेस नोट। शॉर्ट एक्सेस नोट में आपका जो स्टॉक है वो सिस्टम का पार्ट बन जाता है, या आपके स्टॉक लेजर में इसके रिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है। साथ ही आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है इसमें स्टॉक एडजस्टमेंट का। अगर आपके पास कोई भी आइटम है वो मिसप्लेस हो गया, या आपके पास कोई आइटम है जो कि टूट गया, डैमेज हो गया, या किसी भी रीजन से आपके स्टॉक जो है वो गलत हो गया, आप उस स्टॉक की करेक्शन के लिए स्टॉक एडजस्टमेंट का फॉर्म यूज कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो आपकी क्वांटिटी लेस हो जाती है, और अगर वैसे ही आप प्लस करेंगे, मतलब कोई भी अगर इसमें क्वांटिटी नंबर लिखेंगे तो आपकी क्वांटिटी प्लस हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से आप स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं अपना। साथ ही आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि एक आइटम्स की रिपोर्ट है, लिस्ट ऑफ जीआरएन की रिपोर्ट है, पेंडिंग रिक्विजिशंस की रिपोर्ट है, स्टॉक रिसीविंग अगेंस्ट इशुएंस की रिपोर्ट है। इशुएंस है, जितनी भी इशुएंस होंगी वो इसमें नजर आएंगी। अच्छा, एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास मल्टी फिल्टर्स के साथ होती हैं और एक्सेल के अंदर होती हैं, और उसमें मुझे फिर एक्सेल में आपके पास मजीद फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है, कैटेगरीज हैं और इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ और रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपके पास अपनी तमाम, आप अपनी फिजिकल स्टॉक टेकिंग के नंबर देख सकते हैं, इंटरनल कंजम्पशंस की डिटेल देख सकते हैं, डेट वाइज, यूजर वाइज, मल्टी फिल्टर्स के साथ, रिटर्न ऑफ आइटम्स की जो डिटेल्स होती हैं वो देख सकते हैं, इशुएंस है या रिक्विजिशन टिल रिसीविंग की रिपोर्ट आपके पास एक होती है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपने इशुएंस की, लेकिन आपने इशुएंस की लेकिन आपके यूजर ने रिसीव नहीं किया, तो उसके बाद स्टॉक का मसला आ सकता है। तो वो इस तरह की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइटम वाइज स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट है, जो कि डिटेल रिपोर्ट होती है, जो कि एक्चुअल टाइम पे आपकी किसी भी लोकेशन का स्टॉक आपको बताती है। और इसके बाद आपके पास एक बैच वाइज स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट है, स्टॉक लेजर की रिपोर्ट है, जो कि आपकी स्टॉक लेजर की रिपोर्ट आपको डिटेल में लेजर प्रिंट करके दिखा देगी कि आपका स्टॉक का लेजर, मतलब कोई भी आइटम है तो वो उसका जिस तरह से फाइनेंस का आपका लेजर होता है बिल्कुल सेम उसी तरह से स्टॉक का लेजर किसी आइटम का दिखा देगी। बैच वाइज स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट जो है वो आपको किसी भी आइटम का बैच जितनी दिखा देगी कि किसी भी लोकेशन के ऊपर जो भी आपके पास स्टॉक है वो कितने किस किस आइटम का स्टॉक कितनी कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, इस तरह से, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास कुछ और रिपोर्ट्स हैं जिसमें आइटम की प्राइस हिस्ट्री का ऑप्शन मौजूद है, स्टॉक एडजस्टमेंट की रिपोर्ट देख सकते हैं। मल्टीपल टाइप के आपके पास पैरामीटर्स यूज करते हुए मल्टीपल रिपोर्ट्स को आप प्रिंट करके देख सकते हैं। स्टॉक लेजर की रिपोर्ट मैं आपको शो करा दूंगा, जिसमें आप अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं इस तरह से,
और यहाँ पर आप अपना आइटम बताते हैं, जैसा कि मैंने ये आइटम सेलेक्ट किया, प्रिंट किया, तो आपके पास जो भी आइटम है वो कब कब कंज्यूम हुआ, इशुएंस नंबर क्या था, पेशेंट को अगर दिया गया तो उसकी डिटेल आ रही है, मेडिसिन डिस्पेंस टू पेशेंट, मेडिसिन इशुएंस अगेंस्ट कैश, और सामने उस आइटम का बैच नंबर शो हो रहा है, साथ ही उसकी रिसीट हो रही है, उसका जो भी मतलब बैलेंस बनता आ रहा है वो सारा लेजर में आपके पास एंड में यहाँ पे बैलेंस तक शो हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन वाइज इस तरह से आपका स्टॉक लेजर काम करता है। तो मीन्स कि आपका जो इन्वेंट्री है वो बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आपके स्टॉक को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है।